बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बरतानिया में एक अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है। कियर स्टारमर एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बन गया है जो समझ लीजिए कि आप दूसरे लफ्ज़ों में कि नेतन्याहू का राइट हैंड होगा, और जो मोदी का फेवरेट था ऋषि सुनक, उसको उठाकर बाहर फेंका है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये शख्स है कौन और ये करने के लिए क्या जा रहा है। इसने अब लड़ाई करनी है यमन के हूसियों के साथ, भरपूर लड़ाई करनी है। इजराइल के साथ इस जंग में कूद रहा है और यूक्रेन की जंग को आसमान पर पहुंचाने वाले, जिसमें बरतानिया में जो तूफान उठेगा आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सबसे पहले समझ लें कि ये जो प्राइम मिनिस्टर बना है ये कौन है और अब दुनिया में बरतानिया की जानिब से क्या तूफान उठने वाला है। देखिए, ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर था और इंडिया के बड़ा करीब था। अब हुआ ये है कि ऋषि सुनक वहां से फारिग हो गया है, हत्ता कि वो भी इंटरनेशनल कुव्वतों का ही आलाकार होता है, उन्हीं को लेकर आता है, लेकिन वो इंडिया के बड़ा करीब था। हुआ ये था कि पिछले काफ़ी अरसे से इजराइल दबाव डाल रहा था बरतानिया के ऊपर कि आप हमला करें, बड़े पैमाने पर हमला करें और हर हद पार करके आप यमन के हूसियों के खिलाफ हमला करें। आपको पता है कि बरतानिया और अमेरिका मिलकर स्ट्राइक कर रहे थे। ये बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने कहा आपने जंग करनी। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये जंग थी। और इस सारी सूरत हाल में ये बंदा अब जो इस वक्त इक़्तिदार में आया है, यानी ऋषि सुनक ने उस वक्त कहा, वो रिलक्टेंट था, हम हमला करेंगे, हमारे साथ ये होगा, फलाना होगा, हम काम नहीं सही तरह कर पा रहे। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त आप सोचें कि कियर स्टारमर ये लेबर पार्टी है और ये बंदा है राइट विंग का, यानी लेबर पार्टी का ये बंदा सरबराह बना है। और इस शख्स ने यानी इनकी क़यादत के अंदर 400 से ज़्यादा सीटें ली हैं। अब ये बन गया है, यानी 14 साल बाद लेबर पार्टी आई है इक़्तिदार के अंदर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब वो आकर वो काम करने के लिए जा रहे हैं जो एग्जैक्टली इजराइल ने कहना है। इस शख्स ने कहा था कि इजराइल को हर लिहाज में राइट है कि वो लड़ाई करे, मारे, लोगों को तबाह करे, डिफेंड करे, हर तरह की तबाही करने का उसको मुकम्मल तौर पर हक है। यानी इसने मुकम्मल तौर पर लाइसेंस दे दिया था। आज देख ले, विक्ट्री भी उसको फिर मिल गई है। अब इस सूरत हाल में इसने कहा कि वहाँ पे जो गजा में जो लोग रहते हैं उन तमाम के तमाम लोगों का पानी बंद, चीज़ें बंद, सब कुछ बंद करना, ताकि उनको अंजाम दिखाया जाए। उनका हाइट पूरी तरह राइट है इजराइल का। अब इसके बाद इस शख्स पर हुई बड़ी तनकीद, यानी पूरी दुनिया में और बरतानिया में इसके खिलाफ मुजाहरे भी हुए, लोग इसको पसंद नहीं करते थे। और एक सर्वे आया, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। उस सर्वे में अक्सरियत जो बरतानिया के लोग थे उन्होंने कहा कि ये बंदा गलत साइड पर जाता है और ये सही तरह मामलात को हैंडल नहीं करता। अब यानी आप सोच रहे हैं अवाम उसके खिलाफ थी। अब रिजल्ट आया है तो अजीबोगरीब सिलसिला शुरू हो गया है कि आप ये सोचें कि बंदा 400 से ज़्यादा सीटें ले गया है। अब इसका मानना यह है कि हमने सबसे पहले यानी यमन पर जो हमला हुआ तो उसने कहा था पूरी तरह सपोर्ट करते, हमले करने चाहिए तबाहकुन इजराइल को भी। अब जैसे इस पर हुई तनकीद तो उसने फिर साथ कहा वोटों से पहले कि जी ठीक है जी, हम चाहते हैं कि 2 रियासी फार्मूला भी हो जाए, वो मामला भी तय हो जाए। सबसे पहले इसराइल को सिक्योर करना है, हमने सबसे पहले इसराइल की हिफाजत करनी है और उसके बाद उसने कहा जी हम फिर मामला तय करेंगे, जंग बंदी भी होनी चाहिए, लेकिन पहले इसराइल को बचना चाहिए। यानी इस तरह की सूरत हाल ज़हन रखने वाला एक शख्स है। अब इसको जो इक़्तिदार में लेकर आए हैं, आप ये सोचें कि इसकी बीवी कौन है। देखिए, इसकी बीवी का ताल्लुक एक यहूदी ख़ानदान से है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि वो पूरी तरह उसकी जो पूरा बैकग्राउंड है वो इजराइल के साथ जाकर मिलता है। यानी इसराइल के वो इतने करीब है और उसकी वजह से अब लेकर आए हैं इसको। यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस शख्स ने आकर करना क्या है। इस शख्स का जो मेन काम है, उसने आकर ये काम करना है कि अपनी बीवी के थ्रू, एक तो यानी इक़्तिदार में वो आया है, ये कहा जाता है जी विक्टोरिया स्टारमर बड़ी लो प्रोफाइल है, वो सामने नहीं आती। ये असल में इनका एक पूरा एजेंडा होता है कि आपने साइड पर रहना है, आपने अंदर गादे रहकर काम करना है। यानी वो अपने खामद को इक़्तिदार में ले आई है। अब वो इक़्तिदार में बज़ाहिर तो ये होता है कि जी वो लोगों ने वोट दिया है, वो जिस तरह होता है वो फिर सारी दुनिया को बताए। अब इक़्तिदार में वो आ गई है, अब इक़्तिदार में खुद भी आ गए, अब ये सारे का सारा काम वहाँ पर बैठ कर करेगी। अब कुर्सी पर एक ऐसा शख्स आ गया है जिसने यूक्रेन की जंग बढ़ानी है। यानी आप ये सोचें कि अमेरिका ने वहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय किए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर यूक्रेन के मामले पर रूस पर मारने की तैयारी करें।
इधर उसने कहा है कि हमने हूथियों के साथ जाकर लड़ाई करनी है और बड़े पैमाने पर करनी है, यानी कोई छोटा लेवल नहीं, हमने हर तरह से उनके साथ लड़ाई करनी है, हमला करना है, समंदरों में जाकर मारना है। यानी अब ये समझ रहे कि यमन के हाथों बरतानिया की मजीद शामत आने वाली है। और फिर सबसे बढ़कर उसने कहा जी हर लिहाज में इसराइल का दिफा करने के लिए हम तैयार रहेंगे। गालिबन आप ये देखेंगे कि हो सकता है बरतानिया खुद अकेला ही, अगर नेटो या बाकी ममालिक ना जाए तो वो हो सकता है अपनी फौजें इसराइल की मदद करने के लिए उतार दे और वहाँ पर जाए, उनकी मदद करने के लिए उतारे। और जो भी सूरत हाल हो, यानी इस वक्त सबसे बड़ी आपको चीज़ पता है कि वहाँ पर फौज का फुकदान हो गया है, यानी फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए उनके पास ट्रुप्स नहीं है, तो वहाँ पर वो फौज उतारेगा। और जितनी पॉलिसीज इस वक्त बनने वाली है, बरतानिया एक अहम रुकन है, उसके बाद जो तूफान बरतानिया में उठना है वो आप समझ लें। देखिए सबसे पहले समझ लें कि यमन के खिलाफ आप अगर मैदान में उतरते हैं हूथियों के खिलाफ, तो आप इस बात को समझ लें आप ये जंग नहीं जीत सकते। अब अगर आपको शौक है कि आपने साइप्रस से जहाज उड़ा कर और जाकर हमला करना है, ये बंदा असल में चाह रहा था कि हम हमला करें, खुलकर हमला करें, ईरान पर हमले का हामी है और हर तरह से वो कहता है कि हमें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। यानी आप ये सोच लें कि एक शख्स पूरी तरह ये समझता है कि हमें एक राइट विंग की सियासत करनी है, पूरे वर्ल्ड को मिलकर इसराइल को बचाना है। और उसने यहाँ तक ये बात कह दी, उसने कहा कि इसराइल के दिफा के लिए हमें हर तरह से मदद भी करनी है। तो आप अंदाज़ा लगा लें फिर अगले फिर उसको लेकर भी आते हैं। अब इसके बाद इसने लड़ाई करवानी है, यानी यूक्रेन के मामले के ऊपर इसने सबसे पहले ये कह रहा है कि अमेरिका के यहाँ पर मिसाइल भी डिप्लॉय, अमेरिका जो चाहता है वो करे, हम यहाँ पर बरतानिया से अमेरिका की मदद करेंगे और हम रूस के खिलाफ एक फैसला कुन जंग में जाना चाहता है। यानी रूस के खिलाफ जंग में जाना चाहता है, यमन के खिलाफ जंग में जाना चाहता है, ईरान के खिलाफ जंग में जाना चाहता है, लेबनान के खिलाफ जंग में जाना चाहता है। और तनकीद के बाद उसने कहा है जी हम जंग बंदी भी चाहते हैं फलाना, पहले लेकिन इसराइल का दिफा होगा, इसराइल को मजबूत बनाया जाएगा, उसकी हिफाजत की जाएगी, फिर जाकर हम अगला कोई काम करेंगे। अब आप सोचें ज़रा कि जिसकी बीवी उसकी शादी हुई है और वो क्या इकदाम लेकर चल रहा है, क्या मामला है। यमन के साथ आप लड़ाई करने के लिए आएंगे तो फिर समंदरों में आपको फौजें उतारना पड़ेंगी। देखिए जो ऋषि सोनक था वो असल में इंडिया को आज झटका लगा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऋषि सोनक बड़ा करीब था इंडिया के और इस सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। यानी भारत के हक में बहुत सारी चीज़ें जो रीजन में होती हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर बड़े रोल प्ले करते हैं और ऋषि सोनक उन चंद प्राइम मिनिस्टर में से है। आपको पता है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो इंडिया का है, तो उन चंद प्राइम मिनिस्टर में से है जो बड़ा डायरेक्टली करीब है। यानी अब असल में वो काम वो नहीं कर पा रहा था जो वो काम उससे चाह रहे थे और वो बड़ा एक कमज़ोर किस्म का प्राइम मिनिस्टर था जिसको इस वक्त 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर निकाल दिया है और इसकी जगह ये शख्स आया है। अब याद रखिएगा इस वक्त दुनिया के अंदर यूरोप से लेकर बड़ी जगहों पर जो जो लोग आ रहे हैं उनको एक बड़े ख़ास मकसद के तहत लाया जा रहा है कि वो जो मिशन अधूरा है उन सब ने मिलकर मिशन पूरा करना है। देखिए फ्रांस के अंदर क्या हुआ है, फ्रांस के अंदर भी मैक्रन की शिकस्त जो पहले 2 फेज़ में हुई है उसकी जगह राइट विंग वाले जीते। राइट विंग वो लोग हैं, यानी आप ये समझ लीजिए कि इंतहा पसंद होते हैं जिस तरह इंडिया के अंदर बीजेपी है और उन्होंने ट्रेडिशनल सियासत करनी होती है। यानी वो कोई सेकुलर माइंड नहीं होते, जो मजहबी टाइप जो होते हैं वो उस तरह के लोग हैं। अब ये समझते हैं कि हमें यमन के अंदर अपने जहाज भेजने चाहिए, वहाँ बमबारी करनी चाहिए। और इस बात को ये समझ लें आप कि यमन, लेबनान और ईरान ये चाह रहे हैं कि जो, यानी ये जो प्राइम मिनिस्टर है, अब इसकी पॉलिसीज़ में ये चीज़ है कि जो ये तमाम लोग हैं हमें उनके हाथ तोड़ने हैं जो इसराइल की तरफ हाथ बढ़ रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि डायरेक्टली पहले तो होता था कि जी छुप छुपा कर लोग सामने आते थे, अब तो ओपनली खुलकर सामने आ रहे हैं कि जी हम लड़ाई करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो कुल मिलाकर इस वक्त के सारे लोग आ रहे हैं, इक़्तिदार में आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और सूरत हाल इस लेवल पर आना शुरू हो गई है कि इसराइल की जो पोजीशन है वो कम से कम यूरोप के हवाले से बढ़ने वाली है। देखिए इन्होंने सबसे पहले ये बात भी कही थी कि हमें अब यूरोप से अलग होकर अपने फैसले करने हैं। अब इस वक्त हो ये रहा है कि इसराइल की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। यानी अब ये सोचे तो सोचे अगर बरतानिया आ जाता है, अब सवाल यहाँ पर ये है कि बरतानिया का नुकसान क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो इस वक्त बरतानिया रिसेशन में है और उसके बाद सबसे बड़ी पॉलिसीज़ ये होगी
कि हौसियों ने जो कहा था कि हम एक ऐसा मिसाइल बना रहे हैं जो कि सीधा जाकर अमेरिका को हिट करेगा, कई हजार किलोमीटर है, तो अमेरिका से ज़्यादा नज़दीक तो उनके पास बरतानिया है। तो अगर बरतानिया यहाँ पर होगा तो उन्होंने ये भी प्लान किया है कि साइप्रस से चूंकि जहाज़ उड़ते हैं तो हम साइप्रस को भी उड़ा देंगे। वहाँ से बरतानिया के जहाज़ उड़ते हैं, अमेरिका के जहाज़ उड़ते हैं, तो हम इनको वहाँ पर भी उड़ा देंगे। यानी कुल माहौल जो इस वक्त इजराइल का शुरू हुआ है उसमें अब वो कर ये रहे हैं। और कई ममालिक के अंदर आप गौर करें, कई अर्जेंटीना से लेकर हर जगह पर जो लोग आए हैं वो सारे उनका बैकग्राउंड पीछे इजराइल का। अब वो खुलकर सारे लोग आना शुरू हो गए। ऐसे लोग आ रहे हैं कि जिसका आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिन्होंने अब इजराइल की इस जंगों में मदद करनी है। अब आप ये सोचें कि आज क्या मामला हो रहा था कि इजराइल में ये बात चल रही है कि जी ठीक है हम डील फाइनलाइज कर लेते हैं। अब उस दौरान दुनिया में हो रहे इंतखाबात, जो पिछले लीडरान है जो वो काम नहीं कर पा रहे वो अगले लीडरान करेंगे। आप एक चीज़ गौर से समझिए, ट्रंप आ रहा है, ट्रंप के आने के बाद कम से कम जहां जहां रिजीम चेंज ऑपरेशन हुए हैं वो सारे तो वो रिवर्स करने जा रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन मैंने करने हैं। लेकिन एक बात आप और समझे, ट्रंप ने क्या बात की थी, उसने एक और भी कहानी कही थी। उसने कहा था कि इस सारी सूरत हाल में पहले उसने कहा था कि मैं इन दोनों पार्टीज को बिठाता, मामला तय करता। वो कह रहे हैं कि मुझे इजराइल को हर सूरत हथियार से लेकर तमाम चीज़ें देनी है, उसका दिफा करना है खुलकर। तो आप ये सोचो, वो साथ कह रहा है कि हौसियों से लेकर ईरानी इतने ताकतवर बन गए, अगर मैं होता तो मैंने तो इनको ताकतवर बनने नहीं देना था। और ये बात काफ़ी हद तक उसकी ठीक भी है। इस सारी सूरत हाल में अब आप सोचें कि वो भी आ रहा है, उसका पाकिस्तान को तो बड़ा फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान में सारी पॉलिसी रिवर्स हो जाएगी, सब कुछ तो चीज़ें बहुत 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 बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इंटरनेशनल सतह पर आप देखेंगे तो इजराइल के हवाले से मामला, अब वो सारे लोग इक़्तिदार में आ रहे हैं बड़े बड़े ममालिक के, यानी वो लीडरान बन रहे हैं जो खुलकर कहते हैं कि जी फौजें उतारें, जंग करें, मामला सारे करें। और इस सारी सूरत हाल के अंदर हम इस वक्त दुनिया में जो भी इस वक्त स्टेज से चुका है उसमें पार्टिसिपेट करें। ये वो बंदा है जो दरेग नहीं करेगा कि फ़ौजें भेजने के लिए कि बरतानिया की फ़ौजें हम उतार दें जाकर, जो इसराइल की मदद करें, हम लेबनान के खिलाफ उतार दें, हूथियों के खिलाफ उतार दें, और फिर इस बात की परवाह नहीं कि इनको नुकसान कितना होगा। फिर वो बदले के अंदर ये भी कर रहा है कि हमें कोई बड़ा हमला करना पड़े तो हम वो भी करने को तैयार हैं। यानी आप ये सोचें कि उसके नज़दीक अगर बड़ी लड़ाई करनी है, बड़ा हमला करना, बड़ी तबाहकुन मामला करने हैं, तो वो कहता है कोई मसला नहीं है, हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, हम सारा काम करने के लिए तैयार हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि आज इक़्तिदार में इसके बाद जो अगला मरहला आने वाला है वो ये है कि रूस के साथ असल में इस वक्त मामला तय करने थे, लेकिन रूस के साथ मामला तय नहीं हो रहे। रूस ने ये बात बड़ी क्लियरली कही थी कि बरतानिया अपनी हरकतों से बाज आ जाए। आपको याद होगा कि बरतानिया के ऑफिशियल जा रहे थे और उनके यानी रडार सिस्टम से राब्ता मुनक़ता हो गया, तो उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था रूस के ऊपर। रूस ने उनको बड़ा क्लियरली पैगाम दिया था कि हमारे हाथ बड़े लंबे हैं, हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ पर तुमने ये जो मिसाइल डिप्लॉय करवाए हुए हैं, एटमी हथियार जो अमेरिका के इस वक्त बरतानिया में डिप्लॉय है कि उन्होंने हिट करना है सीधा जाकर रूस को, तो हमने भी तुम्हें किसी तरह नहीं छोड़ना। आप ये देखिए कि उधर चाइना ने काम ये किया है कि चाइना अब क्यूबा वाली साइड के ऊपर आ रहा है। क्यूबा वो मुल्क है जहाँ पर आपको पता है कि रूस ने अपने वॉरशिप भेजे हुए हैं, बिल्कुल फ्लोरिडा के सामने है, यानी अमेरिका के सामने। तो चाइना वहाँ पर भी जा रहा है, वहाँ पर वो अपना एक सर्विलियंस, पूरी तरह जासूसी का जो निज़ाम है वहाँ पर रख रहा है। और अमेरिका को इस बात का सबसे ज़्यादा गुस्सा है कि मेरे दरवाजे के ऊपर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई बाहर से दुश्मन, वो अमेरिका है, वो जाकर कभी यूरोप, कभी मिडिल ईस्ट, कभी यूक्रेन, इतनी दूर हज़ारों किलोमीटर जाकर वो लड़ाई करता है। अब असल में इन्होंने फैसला किया चाइना ने और रूस ने कि हम जाएंगे इसके दरवाजे पर। तो क्यूबा में वो आ गए, उधर चाइना वहाँ पर जा रहा है। दुनिया के अंदर जो लीडरान हैं वो तेज़ी से उनकी सूरत हाल बदलती जा रही है, बड़ी तेज़ी के साथ। यूरोप ने असल में काम ये किया था कि वहाँ पर एहतजाज बड़े हो रहे थे इसराइल के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि आप इन लीडरों को कहा कि आप एक्शन ले। अब लीडर सारे डरे हुए थे कि भाई हम एक्शन नहीं लेंगे, हम तो फलाना नहीं करेंगे, हमारी तो सियासत खत्म हो जाएगी। अब वो बंदे इक़्तिदार में आ रहे, उन सबको आहिस्ता आहिस्ता हटाकर, देखिए मैक्रन ने भी एक हद से आगे जाने से इनकार कर दिया था, बिल्कुल क्लियरली उसने कहा था कि मैं एक हद से आगे नहीं जा सकता, वहाँ पे इनकार कर दिया। स्पेन से लेकर इटली और बहुत सारी जगहों पर। अब बरतानिया को इन्होंने कहा था कि आपने स्ट्राइक करने हैं, बड़े पैमाने पर करने, और वो भी नहीं कर पा रहे थे। अब वो ऐसा शख्स इक़्तिदार में आ गया है लेबर पार्टी का, जिनके पास बड़ी तादाद में अक्सरियत है, सीटें हैं उनके पास, और उनके मुकाबले में जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में दूसरी जगहों पर हैं
वो भी याद रखिएगा वो होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होना शुरू हो जाएंगे जो पॉलिसीज बनाएंगे जिसका डायरेक्टली इसराइल को फ़ायदा होगा। देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक सिनेरियो यहाँ पर ये बिल्ड हो रहा है कि जहाँ पर इंतखाबात है वहाँ पर अमेरिका इंश्योर करवाता है कि कोई ऐसा इक़दाम ना हो कि इसराइल के खिलाफ कोई लड़ने की बात करे, कोई ऐसी सूरत हाल हो, तो वहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है। बाकी जिन ममालिक के अंदर लोग इसराइल की मदद करने के लिए अपनी फ़ौजें या अपने मिसाइल सिस्टम या तमाम चीज़ें नहीं भेज रहे, वहाँ का बंदोबस्त ये हो रहा है, वहाँ इंतखाबात हो रहे हैं। अब ये देखिए ना, फ्रांस के अंदर कोई इंतखाबात का तुक बनता नहीं था इस वक्त। मैक्रोन आया, उसने आकर असम्बली तोड़ दी और उसने कहा कि जी मैं इंतखाबात करवा रहा हूँ, अब उसकी जगह कोई और बंदा आ रहा है। तो करते करते सारे अब सिनेरियो बदलते जा रहे हैं। वो सारे इक़्तिदार में आ रहे हैं जो पूरा बहुत बड़ा अलम लेकर जाएंगे और कहेंगे कि ठीक है जी, हमने इस जंग में कूदना है, अब कोई हमें ना रोके। सो ये जो असल में इस वक्त सिनेरियो बना है, ये उसी की एक कड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।